बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अरशद मेरा नाम है और कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ ऑफिस ऑटोमेशन, जो कि मैक्सिमम फेडरल बोर्ड के बच्चों की बुक है। तो आज हम जी चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। मैं आपको आपकी बुक का पेज नंबर 1 फर्स्ट पेज भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पहचान हो जाए ये आपकी ही बुक है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में जस्ट मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊंगा। अगर आप चैप्टर डिटेल से प्रैक्टिकल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग चैप्टर जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में जस्ट आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाएगी। तो डायरेक्ट जी मैं चलता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें जी एमसीक्यूज़ को भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर है वर्ड प्रोसेसर जो है वो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अगले एमसीक्यूज़ को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैब एफ वर्ड रिबन कंटेन क्लिपबोर्ड। तो होम बटन पे जो क्लिपबोर्ड है वो होता है। इसके बाद आगे बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मैनी टैब्स आर देयर इन वर्ड रिबन। तो 9 टैब्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड रिबन पर। अगला चौथा एमसीक्यूज है व्हाट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग डेकोरेटिव इफेक्ट्स इन वर्ड। तो डेकोरेटिव इफेक्ट्स के लिए आप लोग वर्ड आर्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं ज़रा मैं आपको ये क्लास तो नहीं है लेकिन फिर भी करके बता देता हूँ। इंसर्ट के ऑप्शन पे आप जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास वर्ड आर्ट आ रहा होता है। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल अपनी मर्ज़ी का लिख लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे जैसा कि सना। तो ये देखें थोड़ा सा स्टाइलिश आ रहा है। यहाँ से आप लोग इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी और कलर देना चाहें स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये होता है। बस दोबारा अपने टॉपिक पे चलते हैं। हल्का फुल्का व्यू मैं इसलिए देता हूँ कि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। इसके बाद अगला जो हमारा है वो है जी एमसीक्यूज नंबर 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कंटेन द कमांड फॉर क्रिएटिंग चार्ट इन एक्सेल। वो कौन सी कमांड है जिसमें एक्सेल के अंदर चार्ट क्रिएट किया जाता है। तो इन यहाँ पर किधर गई ये, तो इंसर्ट की कमांड है जिसके थ्रू एक्सेल के अंदर चार्ट क्रिएट किया जाता है। ये देखें इंसर्ट के बटन पे क्लिक किया, ये चार्ट्स आ गए। इसमें से कोई भी आप लोग अपनी मर्जी का, अभी क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है तो आएगा नहीं, लेकिन साथ साथ जल्दी से आपको क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद आगे बात करें तो ये है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन एक्सेल अलाउ द यूज़र टू व्यू ओनली सर्टेन डाटा इन अ वर्कशीट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो डाटा फिल्टरिंग वो कमांड है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो स्पेसिफिक डाटा देख सकते हैं। कहाँ से आती है ये देखें, आप डाटा के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर ये फ़िल्टर, अब मेरे पास डाटा नहीं है, फ़िल्टर लगा के नहीं दिखा सकता वरना वो भी आप लोगों को कर देता। दोबारा से आते हैं अपने इस पे, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन एक्सेल रिस्ट्रिक्ट यूज़र फ्रॉम इंटरिंग रॉन्ग डाटा इन अ सेल ऑफ अ वर्कशीट। देखें इसका जो आंसर वो तो है डाटा वैलिडेशन, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली देख लें, टाइम बहुत कम है, जल्दी से आपको मैं बता दूं। मान लीजिए ये जो एफ सेक्शन है ये एज का सेक्शन है, ठीक है जी, और स्कूल के बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं। एज के सेक्शन पे मैं डाटा, मैं सारे बच्चों को कहता हूँ कि जी शीट पर अपना डाटा मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना नाम लिखता हूँ, नाम मेरा अरसलान है, क्लास जो है मेरी मान लीजिए वो 9th है, और मेरा जो सेक्शन है वो बी है, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है जी। और मेरा फ़ोन नंबर ये है और मेरा जो है वो होम एड्रेस यो ABC है। एज मेरी कितनी है, यहाँ पर मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि सिर्फ 10 साल से 15 साल के बच्चे जो हैं वही हमारे साथ पिकनिक पे जाएंगे। तो उसके लिए देखें ये जो एज वाला सेक्शन है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जनाब यहाँ पर ये देखें डाटा के ऑप्शन में यहाँ पर ये डाटा वैलिडेशंस का ऑप्शन आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको। डाटा वैलिडेशंस पे जाएंगे तो यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जो पहला इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमसे कह रहा है कि एनी वैल्यू में यहाँ पे होल नंबर लेता हूँ, ये होल नंबर में यहाँ पर मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि सिर्फ 10 साल से 15 साल के बच्चों का ही डाटा इंटर हो, बाकी किसी का भी ना हो, क्योंकि हम सिर्फ 10 से 15 साल के बच्चों को पिकनिक के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ पर इस कॉलम पर अब देखें, इस कॉलम पर सिर्फ 10 से, मैं अगर मैं लिखता हूँ जी मेरी एज जो है वो 7 साल है, वैसे तो 7 साल नहीं है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें एक एरर आ गया है, मेरा नंबर लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। इसको जैसे ही मैं रिमूव करूंगा ये 7 भी रिमूव हो गया। अगर मैं 10 से 15 के बीच में कोई वैल्यू लिखूंगा तो वो एक्सेप्टेबल होगी, ये देखें हो रही है। इसी तरह मैं 15 लिखता हूं तो वो भी हो रही है, ठीक है। इससे ऊपर जैसे मैं जाऊंगा, मैं अगर 16 लिखूंगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी क्योंकि डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है। तो इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन जिसमें आप स्पेसिफिक नेचर का डाटा जो है वो इंटर कर सकते हैं उसको डाटा वैलिडेशन कहा जाता है। अच्छा आगे चलते हैं तो अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू वन और मोर सेल्स
बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सेल। देखें जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई की जाती है, यहाँ से मैं आपको हल्का सा रिव्यू दे रहा हूँ, वैसे तो टाइम तो नहीं है चैप्टर में डिटेल से देखें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होती है कि जैसे ये हमारा टेबल है ना, ये देखें, ये टेबल ये बिल्कुल सादा है, सिंपल है, ठीक है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, ये देखें, ये ऑप्शन आपका आ रहा है, स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कहते हैं कि यार हमारे जो टेबल है इसको ज़रा सुर्खी बॉर्डर लगा के प्यारा सा अच्छा सा कर दो। ये इसमें टेबल को अगर हम करेंगे तो यहाँ से करेंगे, ये देखें थोड़ा सा हमारा टेबल जो है वो डैशिंग हो गया। इस तरह हम किसी सेल्स पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे। ये जस्ट बिल्कुल हल्का सा 1% रिव्यू आपको दे रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने बैठ गया। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास अगला एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की आर यूज फॉर पेस्टिंग सेलेक्ट डाटा। अगर आपने किसी डाटा को सिलेक्ट किया हुआ है तो कौन सी शॉर्टकट की उसको पेस्ट करने के लिए यूज़ होगी, तो कंट्रोल वी होगी, कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है, कंट्रोल एक्स से कट किया जाता है और कंट्रोल पी से प्रिंट किया जाता है। चैप्टर में आपको डिटेल से पता चलेगा कि ये बातें मैं क्या करूँ अगर समझ नहीं आ रही। अगला एमसीक्यूज है व्हेन द माउस पॉइंटर इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड चेंज टू अ राइट pointing arrow, which of the following command is used in a word to select the entire document। ट्रिपल क्लिक से जी इंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। अब हम आते हैं जल्दी से अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहले शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर, राइट सम एडवांटेजेस ऑफ इट ओवर अ टाइपराइटर। देखें पेज नंबर 6 पे चलते हैं। देखें टाइपराइटर पर आपने जो चीज़, जो बटन एक दफ़ा दबा दिया वो आपका लिखा गया आपके पेपर पे प्रिंट आ गया, उसको वापस नहीं आप कर सकते। सबसे पहले आप लोगों ने ये लिखना है कि वर्ड प्रोसेसर है क्या। वर्ड प्रोसेसर रेफर टू यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। अब आपने डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेसर एंड वर्ड टाइपराइटर। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कि वर्ड प्रोसेसर, यहाँ से, ठीक है जी, मैं अब निशान भी लगा देता हूँ। पहले आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक वर्ड प्रोसेसर का देना है आप लोगों ने इंट्रो। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से लिखना है कि वर्ड प्रोसेसर इज़ अ कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। वर्ड प्रोसेसर अलाउ यूज़र टू डिलीट, मॉडिफाई एंड अरेंज डॉक्यूमेंट विदाउट रीटाइपिंग ऑफ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। यहाँ तक लिखने के बाद आप लोगों ने यही लाइन दोबारा लिखनी है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ वर्ड प्रोसेसर की जगह यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है टाइपराइटर। ठीक है, मैं आपको साथ साथ लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है टाइपराइटर लिखना है, सॉरी इसके, ठीक है जी। और जहाँ पर अलाउ लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आप लिख देंगे कि डिड नॉट अलाउ। ठीक है जी, टाइपराइटर ये सब करना अलाउ नहीं करता। और ठीक है, बाकी सारी लाइन आपकी यही आ जाएगी, वर्ड प्रोसेसर अलाउ, टाइपराइटर डिड नॉट अलाउ यूज़र टू डिलीट, मॉडिफाई एंड अरेंज। ठीक है, साथ साथ निशान लगाते जाएं, लाइट पेंसिल ले लें और बुक पे लिखते जाएं। इसके बाद फिर हम पेज नंबर 60 पे मैं चलता हूँ, और ये आपका पेज नंबर आप देख लें 68 है। ठीक है, क्योंकि मैं तो चैप्टर वाइज दे रहा हूँ, आपका पेज नंबर 68 है, निशान जल्दी से लगा लें। अब चलते हैं जी अगले उसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ। जी यहाँ पर 50 क्यों आया, 60 आना चाहिए था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन वर्ड। तो आप लोगों ने यहीं से आप लिख लें अपनी पेन की बुक पे कि रिपोर्ट्स, लेटर, मेमोज, न्यूज़ लेटर एंड ब्रोशियर कैन बी प्रिपेयर्ड इन वर्ड। ठीक हो गया, समझ आ गई। अगले उस पर चलें क्वेश्चंस पे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पेज ब्रेक एंड पेज सेक्शन। अब देखें, ना चाहते हुए भी मुझे आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाना पड़ रहा है, वरना आपको बात समझ नहीं आएगी। कि इसमें हमने इनको बताना है कि पेज ब्रेक क्या होता है और पेज सेक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप देख लें, अभी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि पेज ब्रेक और पेज सेक्शन के बीच में फ़र्क क्या है। देखें, मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लाने वाला फार्मूला लिख रहा हूँ, ताकि ये देखें, ये हमारे पास एक आ गया, हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। यहाँ पर लाकर अब मैं पेज को ब्रेक करने लगा हूँ। पेज को ब्रेक करने के लिए मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पर पेज ब्रेक करूँगा तो ये पेज यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इसके आगे का जितना भी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखा हुआ वो अगले पेज पे चला जाएगा। ये देखें डॉक्यूमेंट का वर्ड यहाँ पे एंड है और बाकी का जो डाटा था वो अगले पेज पे चला गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेज ब्रेक। बीच में से पेज को हमने तोड़ दिया, पेज के 2 टुकड़े कर दिए, एक पेज जो है वो 2 पेजेस पे तकसीम हो गया है।
अब हम बात करते हैं सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक के लिए मैं आपको, ये मेरी स्क्रीन पर आपको 2 पेजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं स्केल को यूं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ से भी, यानी कि जो काम मैं इस पेज पे कर रहा हूँ वो इस पेज पे भी हो रहा है। ऐसी बात है, ये देखें, ये दोबारा इसको ठीक करता हूँ तो ये भी ठीक हो गया। तो सेक्शन ऐसे ब्रेक किया जाएगा कि मैं इस पेज के पहले, इस जो लफ्ज़ का, इससे पहले अपना कर्सर रखता हूँ। कर्सर रखने के बाद यहाँ से जनाब मैं पेज लेआउट के ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है, ब्रेक के ऑप्शन के साथ एक छोटा सा एरो है, वहाँ पर क्लिक करूँगा तो ऊपर आ रहा है पेज ब्रेक, नीचे आ रहा है सेक्शन ब्रेक। अब आपकी बुक में हल्का फुल्का बताया हुआ, वैसे सेक्शन ब्रेक की भी आगे काइंड्स होती हैं, लेकिन हम नेक्स्ट पेज वाली देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो नेक्स्ट पेज है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप ये देखें कि अब जो है मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ ताकि तेनू नज़र आए। हमारा जो है ये जो पहले जो हमारा पेज था वो एक ही चैप्टर था। अब देखें अगर मैं इस पेज पर आता हूँ और इसको जो है यहाँ से छोटा और बड़ा करता हूँ तो आप देखें इस पेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब अलग सेक्शन अलग हो गया है। पहले ये था जब सेक्शन एक ही था तो कोई भी काम किसी एक पेज पे करते थे उसका इफेक्ट सारे पेजेस पे जाता था। अब सेक्शन टूट के, जैसे नहीं कहते हैं चैप्टर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, चैप्टर 2 ऑफिस ऑटोमेशन, अब ये अलग अलग चैप्टर बन गए, अलग अलग सेक्शंस बन गए। एक सेक्शन का काम दूसरे सेक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगा। ये इतना डिटेल तो नहीं है लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। चलते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर जो कह रहा है जी, डिफरेंस करके बताएं कि पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक जो है इसमें क्या फ़र्क होता है। पेज नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखें जी, आप लोगों के पास आ रहा है ये डिटेल में कि इंसर्ट पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा बताया इंशाल्लाह आपको उससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख लें, अ पेज ब्रेक इज़ अ मार्कर दैट टेल्स वर्ड प्रोग्राम दैट द कंटेंट विच फॉलो आर टू बी अपेयर्ड ऑन अ न्यू पेज। ठीक है, मैंने आपको न्यू पेज, जहाँ से मैंने पेज ब्रेक किया था वहाँ से आगे का जो टेक्स्ट था वो किधर चला गया था, नेक्स्ट पेज पे, न्यू पेज पे। वर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ पेज ब्रेक व्हेन अ यूज़र रीच द एंड ऑफ द पेज। ठीक है जी, ये आपने देख लेना है। अब सेक्शन ब्रेक को देख लें, वैसे तो इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लिखना है। अ सेक्शन ब्रेक आल्सो इंसर्ट अ न्यू पेज। ठीक है जी, सेक्शन ब्रेक में भी एक न्यू पेज इंसर्ट होता है, बट इट अलाउ द यूज़र टू चेंज द पेज फॉर्मेट विदाउट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन द फॉर्मेटिंग ऑफ द प्रीवियस पेज। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम सेक्शन को ब्रेक कर देते हैं तो फिर जो है हम इन दोनों पेजेस का जो आपस में कनेक्शन है वो तोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन ब्रेक कैन बी यूज टू ब्रेक अ डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शन हैविंग डिफरेंट हेडर एंड फुटर। तो जी बच्चों, आप लोगों को समझ आए कि किस तरीके से जो है वो सेक्शन ब्रेक होता है। इसके लिए इन्होंने प्रॉपर प्रोसेस बताया हुआ है, लेकिन आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक की समझ आ गई होगी। इसके बाद अगला जो पेज है वो ये है कि वाई हेडर एंड फुटर आर इम्पोर्टेंट इन आवर डॉक्यूमेंट। इसका जो आंसर है मैंने एंड में लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लें। ज़रा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, कि हेडर एंड फुटर जर्नली कंटेन डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन। देखें ये आपकी बुक है ना, हेडर वो होता है जो टॉप पे लिखा हुआ। अब देखें आपके हेडर में क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन पेज नंबर 123। फुटर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो हेडर और फुटर क्यों ज़रूरी होते हैं? ये जो डॉक्यूमेंट हम पढ़ रहे होते हैं, जिसको हमारे सामने खुला हुआ होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जैसे आपकी बुक का हेडर जो है वो आपकी बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि चैप्टर नंबर 3 है और टॉपिक का नाम ऑफिस ऑटोमेशन है, पेज नंबर 123 है। इस तरह आप लोगों ने लिखना है कि हेडर एंड फुटर जनरली कंटेन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन सच एज द फाइल नेम, ऑथर, डेट, क्रिएटेड, पेज नंबर एंड द लाइक। द इंफॉर्मेशन इज रिपीटेड ऑन ईच पेज एंड दस अनएबल द रीडर टू इजीली नेविगेट द डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने लिख लेना है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। अच्छा, इसके बाद जी फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाई हाइपरलिंक आर क्रिएटेड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, नहीं एक क्वेश्चन रह गया, ऊपर रह गया, उसको देख लेते हैं जी। ये है जी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंट्रोल बटन इन वर्ड विंडोज़। पेज नंबर 14। कंट्रोल बटन को हर बंदा जानता है, लेकिन आप लोगों को स्पेसिफिकली पता नहीं है कि कंट्रोल बटन कौन सा होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप कहेंगे यार ये तो मसला ही कोई नहीं है, किधर गया कंट्रोल बटन। ये देखें जी, जब भी आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी ना कभी कंप्यूटर यूज़ किया हुआ होगा, अगर किया है तो उसमें आप लोगों ने ये मिनिमाइज़ करने वाला ऑप्शन देखा होगा। विंडो को मिनिमाइज
मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने वाला बटन, और ये किसी भी विंडो को बंद करने वाला, ये जो 3 बटन होते हैं इसको कहते हैं कंट्रोल बटन। समझ आ गई। अब ये आप लोग अपनी ज़बान में भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये लाइन बना के आप कहते हैं जी दिस साइन इज़ यूज फॉर कम्प्लीटली मिनिमाइज द विंडो, दिस ऑप्शन इज यूज फॉर मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द साइज ऑफ विंडो, दिस ऑप्शन इज यूज फॉर क्लोज द विंडो। लेकिन आपकी बुक क्या कह रही है उसको देख लेते हैं। टू मिनिमाइज द रिबन फॉर मोर स्क्रीन स्पेस, click the arrow in the upper right corner of the ribbon as shown in figure। ठीक है जी। when ribbon is minimized, click on a tab to display it, the ribbon will appear again when it is not in use। ये अब लंबा चौड़ा लग रहा है, देख लीजिएगा, लेकिन देख लें कि ये बटन कौन सा होता है। ये देखें मेरी स्क्रीन पर ये कंट्रोल बटन है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं जी अपने चैप्टर पर। यहाँ से बेटा पेज नंबर जो है वो आप लोगों का 76 है। यहाँ से ये 2-3 लाइनें इसके बारे में लिख दीजिएगा। फिर हम चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी अगला क्वेश्चन है कि ये कंट्रोल बटन बता दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई हाइपरलिंक आर क्रिएटेड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट पर हाइपरलिंक क्यों क्रिएट किया जाता है? पहले आप लोग इसका जवाब लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाइपरलिंक होता क्या है। इसमें आप लिख सकते हैं कि वी कैन ऐड हाइपरलिंक विद इन योर डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड द रीडर विद इंस्टेंट एक्सेस, फौरी एक्सेस हो जाए। कैसे होगी मैं भी करके बताता हूँ। टू अदर पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट, कि जो आप डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके किसी अदर पार्ट की फौरी एक्सेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाइपरलिंक। कैसे होगा यहाँ पर मैं आप लोगों को भी करके बताता हूँ कि मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा वरना आपको सीन समझ नहीं आएगा। यहाँ पर मैं कंट्रोल एन करता हूँ। कंट्रोल एन करने के बाद जी यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ गया। यहाँ पर जनाब मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, अरसलान अरशद। ठीक है, इस पे मैंने अपना नाम लिखा और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ ताकि तमाम बच्चों को ये मेरा नाम नज़र आए। ठीक हो गया जी। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसको लिखता हूँ लिंक फाइल। ठीक है जी, ये मैंने सेव कर दी। इसके बाद मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर जो है मुझे उस फाइल का इसके साथ लिंक लगाना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि व्हाट्स योर नेम। ठीक है, इसको भी बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन देख लें, कंसेप्ट देख लेंगे तो पेपर में आप लोग कुछ ना कुछ कर ही पाएंगे। ठीक हो गया जी। व्हाट्स योर नेम वाले इसको मैं देखें मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जनाब व्यू में जाएंगे तो हमारे पास रिव्यू में कहाँ गया? हाइपरलिंक में भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, अभी ढूंढ लेते हैं। आप लोगों ने नहीं घबराना। हाइपरलिंक इंसर्ट में आता है जी। तो ये देखें व्हाट्स योर नेम वाले बटन को टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से हाइपरलिंक पे क्लिक किया और अब मेरी वो फाइल कहाँ थी जिस पर मैंने अपना नाम लिखा था? वो थी डेस्कटॉप पे। तो यहाँ से हम देखते हैं जनाब डेस्कटॉप किस जगह पे है। तो यहाँ से ये देखें डेस्कटॉप आ गया। यहाँ पर मैं लिखूँगा लिंक, INK, लिंक नहीं आ रहा तो हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट यूँ करके कर्सर नीचे करके अपनी उस फाइल को ढूंढ लेना है। ठीक है जी। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बताने का मकसद बच्चों आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ जाए। ऐसे क्या हुआ बस मैं निशान लगाऊं और निशान लगवा के चला जाऊं, आप लोगों को कुछ समझ ही ना आए कि यार सर ने करवाया क्या है। तो इसके लिए ये थोड़ी सी मैंने तो ये देखें लिंक फाइल जो मैंने लिखी थी इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ। अब ये जो मेरी जो फाइल है इस पर लिंक लग गया है। जब भी अब देखें क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक का बटन दबाऊँगा तो मेरी जो वो फाइल थी ये देखें जिस पे मैंने अपना नाम लिखा था वो आ गया। आप लोगों को समझ आई? 2 फाइलों को मैंने आपस में अटैच कर दिया। ये मेरी फाइल है जिस पर मैंने हाइपर लिंक लगाया। अब जब मुझे अपने नाम वाली फ़ाइल खोलनी होगी, कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे नाम की फ़ाइल आ गई है। तो इस तरीके से बच्चों हाइपर लिंक जो है वो काम करता है। अब इसमें अब फिर आप आंसर को दोबारा देखें ताकि आपको समझ आए कि जब आप हाइपर लिंक लगाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है। You can add hyperlink within your document to provide the reader with instant access। देखा कैसे मेरे नाम वाली फाइल खुली? To the other part of the same document। ऐसा नहीं हो सकता कि आप MS Word में जो है वो किसी और फाइल की रेलिवेंट जो फाइलें हैं उनका हाइपरलिंक लग सकता है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नेम ऑफ एनी 3 एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ। वो कोई से ऐसे 3 एरियाज बताएं जहाँ पर एक्सेल को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब बुक पर, अगर बुक पे नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं आपको गूगल से बता देता हूँ। आंसर ही बताना है आपको जी। मेरे ख्याल से ये है
A spreadsheet is a grid draw column in which user can enter number and text. Spreadsheet program और powerful multi-purpose calculator। जी ये इसका आंसर है, ठीक है। आपका पेज नंबर 97 होगा। मल्टीपर्पज़ कैलकुलेटर है, कैपेबल ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम एडिंग 2+2 टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। तो यहाँ से आप लोगों ने यहाँ तक लिख लेना है। ये आपके पेज क्वेश्चन नंबर उसका आंसर है, जिस पे आपको एप्लीकेशन ऑफ एक्सेल कह रहे हैं कि एक्सेल को किस किस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 7 की डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग इन एक्सेल। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, आपने इसको भी ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलेटिव सेल क्या होता है। रिलेटिव सेल हमारे ये सेल्स होते हैं जो कि देखें इन एक्सेल सेल एड्रेस इंक्लूडेड इन अ फार्मूला और फंक्शन और रिलेटिव सेल। ये जो हमारे सेल्स हैं जिस पर हम काम करते हैं ये हमारे रिलेटिव सेल्स होते हैं। अच्छा, रिलेटिव सेल एड्रेस मीन्स व्हेन अ फार्मूला इज कॉपीड टू अदर सेल द सेल रेफरेंस इन द फार्मूला चेंज टू रिफ्लेक्ट। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं तो सेल जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और जो हमारा एब्सोल्यूट सेल होता है ये शायद आपको ऐसे समझ ना आए, लेकिन मैं अब देसी तरीके से आपको समझाता हूँ, आप टेंशन ना लें। आपका जो सर है एब्सोल्यूट सेल में डॉलर का साइन यूज़ होता है, ठीक है। और जो अपना रिलेटिव सेल है इसमें डॉलर साइन यूज़ नहीं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही ना तो सिर्फ ये पॉइंट समझ लें, जो हमारा रिलेटिव सेल होता है उसमें कोई साइन यूज़ नहीं होता। एब्सोल्यूट सेल में जो है वो साइन यूज़ होता है डॉलर का। डॉलर का साइन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये भी वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन यह है कि मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको समझा के जाऊँ। यूज़र कैन एड्रेस अ पार्टिकुलर सेल लोकेशन नो मैटर वेयर द फार्मूला अपीयर बाय यूजिंग एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस कीपिंग अ सेल रेफरेंस कांस्टेंट व्हेन कॉपिंग अ फार्मूला। अच्छा, ये आपको नहीं समझ आ रहा होगा, चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखें एक्सेल की जनाब हमने एक शीट जो है वो खोल ली है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो है कि मैं आप लोगों को 79 का टेबल लिख के दिखाऊं, ठीक है जी। 79 का टेबल लिखने के लिए यहाँ पर मैं 1 ठीक है 2 और 3 करके 10 तक जो है मैं उसको ड्रैग करके ले जाता हूँ, बल्कि 2 तक ही काफ़ी था, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ 10 तक, ठीक हो गया जी। 10 तक ड्रैग कर लिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 79। ये हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट सेल की। अब यहाँ पर जी मैं इसको फार्मूला लगाऊंगा कि इज इक्वल 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्टैरिक्स मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है। अब जब देखें ये मैंने सेल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया D5। ये है रिलेटिव सेल, ये भी अभी रिलेटिव है। इसको हम एब्सोल्यूट सेल कैसे बनाएंगे, इसके अंदर जो है शिफ्ट दबाकर 4 दबाऊंगा तो इसके अंदर डॉलर का साइन आ गया, ठीक हो गया, डॉलर का साइन आ गया। डॉलर का साइन आने का क्या फ़ायदा है कि अब देखें, अब ये मैंने यहाँ पर ड्रैग किया तो मेरे सामने 79 का लिखना था, मैंने 70 लिख दिया, कोई बात नहीं, जस्ट बात आपको समझानी है, ठीक है। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ थी ये सारी किससे मल्टीप्लाई हुई हैं, इससे मल्टीप्लाई क्यों हुई हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने डॉलर साइन लगा दिया था। बात समझ आई आपकी। जब भी किसी वैल्यूज़ में किसी सेल में डॉलर साइन लगता है तो वो लॉक हो जाता है। अगर दूसरे तरीके से मैं करता तो मुझे इन सब के आगे 79 79 79 79 लिखना पड़ता। अगर किसी सेल के आगे मैं 79 ना लिखता तो वो उसको मल्टीप्लाई ही ना करता। दोबारा इस एग्जांपल को देख लें, मैं चाह रहा हूँ कि आपको बात मेरी समझ आए। ये देखें, अब मैं बिना डॉलर साइन के टेबल लिखने लगा हूँ जनाब, बिना डॉलर साइन के 79 का टेबल लिखने लगा हूँ। यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ वही वाला कि इज इक्वल 1, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय फार्मूला क्यों नहीं लगा, इज इक्वल ये और स्टैरिक ये, ठीक हो गया। इंटर किया, पहली वैल्यू तो 79 1 ज़ा 79 इसने मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन जैसे ही नीचे करता हूँ आप देखें इन सब के आगे 0 आ रहा है, लेकिन इन सब के आगे टेबल पूरा आ रहा है। क्यों आ रहा है कि इसको, ये जो सेल था इसको मैंने क्या किया था, यहाँ से एब्सोल्यूट सेल किया था। कैसे किया था, इसके अंदर डॉलर साइन लगा दिया था मैंने। तो अब आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल का, रिलेटिव सेल वो होते हैं जो नॉर्मल होते हैं जिनमें डॉलर साइन नहीं होता, और एब्सोल्यूट सेल वो होते हैं जो डॉलर साइन लगने से लॉक हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, नहीं आई तो फिर आप चैप्टर वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं, ये डिफरेंस भी मैंने कर लिया। इसके बाद पेज नंबर 60 पर चलते हैं, और
अगला सवाल देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन ये है कि नेम एनी 3 एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सेल, के एक्सेल के ऐसे 3 एरिया बताएं जहां पर एम एस एक्सेल जो है वो काम कर सकता है। पेज नंबर 35 पे चले जाते हैं, वहां पर आपको मैं बुक से बता देता हूं। वैसे तो बहुत इसका लंबा आंसर है, लेकिन पेज 35 मेरे वाला, तो इसमें जो है वो आप देख सकते हैं। ठहरे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, साइज ऑफ एक्सेल शीट। जी, तो यहाँ पर जी जनाब आप देख लें कि इसमें आप जो है वो व्हेन वी यूज़र स्टार्ट एक्सेल इट क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक। इसके एरियाज़ मैंने शायद कहीं और लिखे हुए। ठहरो बच्चों, असल में काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, तो मैं भी जो है वो फिलिंग कॉलम, और अभी तक मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, तो मैं अच्छा इसका आंसर मैं आपको एंड में बताता हूँ। अभी चलते हैं अगले की तरफ, वो मैंने शायद उसका क्वेश्चन आंसर कहाँ लिखा है वो मैं आपको एंड में बता देता हूँ। तो फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाइपर लिंक का हो गया था, यहाँ पर पेज शायद मैं पेज गलत लिख गया। अगला है जी डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये शायद रह गया था। अगला है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रोटेक्टिंग एन एक्सेल शीट, पेज नंबर 47 पर आ जाएं। तो एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट करने का क्या फ़ायदा है, अभी देख लेते हैं जी क्या फ़ायदा है। ये देखें जी प्रोटेक्टिंग, आप मुझे ये बताएं, आप अपने मोबाइल पे पासवर्ड लगाते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है। अननेसेसरी यूज़र आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसी तरह व्हेन वर्कशीट इज़ प्रोटेक्टेड अदर यूज़र कैन ओनली व्यू द इंफॉर्मेशन इन इट बट कैन नॉट चेंज। ठीक है जी, वो सिर्फ इसको देख सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये इसका आंसर है। आगे इन्होंने तरीक़ाकार बता दिया है कि ये कैसे होगा, तो मेरे ख्याल से तरीक़ाकार पूछा नहीं हुआ, तो उसको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा कि जनरली द यूज़र वुड नॉट लाइक टू प्रिवेंट चेंजेस टू इंटायर वर्कशीट, द यूज़र में वांट टू अलाउ अदर यूज़र टू मेक चेंज इन वर्कशीट डाटा बट प्रिवेंट चेंजेस टू टाइटल एंड फार्मूला। ठीक है जी, इसमें आप ये करते हैं कि कोई बंदा आपका फार्मूला चेंज ना कर दे, आपका टाइटल चेंज ना कर दे, बीच की इन्फॉर्मेशन चेंज ना कर दे, तो इस वजह से आप थोड़ा सा ऊपर से लिखिएगा, थोड़ा यहाँ से लिख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम फिर जाते हैं पेज नंबर 60 पर। तो यहाँ पर जी अगला सवाल है हाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रेडशीट डाटा कैन बी हेल्पफुल इन बिजनेस। तो पेज नंबर 43 पर इसका आंसर है, वो देख लेते हैं जी। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट ही आंसर दिया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि अ चार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट डाटा ग्राफिकली, चार्ट आर वेरी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर उन्होंने बिजनेस का पूछा हुआ है, तो आप लोग ये लाइन लिखिएगा, बिजनेस ग्राफ आर विजुअल एड यूज टू एनालाइज डेटा, दिस कैन मेक कंपैरिजिंग मल्टीपल सेट्स ऑफ डाटा मच ईजियर। ठीक है जी, ये आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जी। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आ गए, तो यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल जो है कि विच शॉर्टकट की आर यूज इन वर्ड टू मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। पेज नंबर 11 पर चलते हैं, वहाँ पर जो हैं जी ये है जी। आप लोगों ने पहले थोड़ा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, पहले आप लोगों ने इंसर्टिंग एंड एंडिंग टेक्स्ट ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर इसका ये देख लें, कर्सर मूवमेंट है, शॉर्ट की है जी। बिगनिंग ऑफ द लाइन में आना चाहते हैं तो होम का बटन प्रेस करेंगे, एंड ऑफ लाइन में आना चाहते हैं तो एंड का बटन प्रेस करेंगे, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस होम का बटन प्रेस करेंगे, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एंड का बटन प्रेस करेंगे। जस्ट ये मत लिखिएगा, थोड़ा सा ये भी एडिशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ के बता देता हूँ। टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, टाइप इट यूजिंग द कीबोर्ड, द टेक्स्ट विल अपीयर एट द इंसर्शन पॉइंट। व्हेन टाइपिंग अ पैराग्राफ देयर इज नो नीड टू प्रेस द इंटर की एट द एंड ऑफ द लाइन। व्हेन द यूजर रीच द राइट मार्जिन, वर्ड विल ऑटोमेटिकली पोजिशन टू इंट्रैक्शन पॉइंट एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट लाइन। ठीक है जी, तो ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा एडिशन इसमें आप लोगों ने कर लेना है। अब हम चलते हैं फिर से अपने दूसरे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ।
हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट द माउस कमांड यूज फॉर सेलेक्टिंग वेरियस आइटम इन अवर डॉक्यूमेंट सच एज सिंगल वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ। कह रहे हैं जी कि एक लफ्ज़ को सिलेक्ट करने के लिए, सेंटेंस को और पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए माउस की को किस किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। पेज नंबर 11 पर ही इसका आंसर है। फिर से हम 11 पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इस टेबल के नीचे एक और भी टेबल है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि करेक्टर को जो है वो ड्रैग थ्रू करेक्टर, ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके आप जो है वो करेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल वर्ड को आप डबल क्लिक से, ये देखें डबल क्लिक, यहाँ पर जो है वो सिंगल वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो गया। अच्छा जी, ड्रैग करके भी आप इसको क्लिक का बटन दबा कर घसीट कर भी आप इसको कर सकते हैं। सेंटेंस को अगर आप करना चाहते हैं, प्रेस दी होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर। ठीक है जी, जैसे मैं यहाँ से पैराग्राफ को मैंने करना है तो कंट्रोल का बटन दबा लेता हूँ और इसको जहाँ तक ड्रैग करता जाऊँगा ये सिलेक्ट करता जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद लाइन है, लाइन को अगर आपने सेलेक्ट करनी है, मूव द माउस पॉइंटर टू लेफ्ट ऑफ द लाइन अनटिल इट चेंज। ठीक है जी, तो आप लोगों ने ये देखें, जैसे ये लाइन करनी है तो ये आप यहाँ से करनी है, राइट टू लेफ़्ट करनी है, लेफ़्ट टू राइट करनी है। जहाँ पर भी आप माउस रखेंगे, ड्रैग करते जाएंगे, आपकी माउस जो लाइन है वो सिलेक्ट होती जाएगी। ठीक है, पैराग्राफ को आप लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव द पॉइंटर टू लेफ्ट ऑफ द पैराग्राफ अंटिल इट चेंज टू अ राइट पॉइंटिंग एरो, ड्रैग करके कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, जैसा एज इट इज़ लिखा हुआ है वैसा ही आप लोगों ने लिख देना है। तो ये इसका आंसर है। बाकी मैंने प्रैक्टिकली भी आप लोगों को करके बता दिया। फिर चलते हैं पेज नंबर 60 पर जी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो फिर कमेंट कीजिएगा, डिटेल में डिस्कस कर लेंगे उसको। अगला सवाल है कि एक्सप्लेन टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन अ वर्ड। देखें, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है एमएस वर्ड में मेकअप, यानी कि किसी चीज़ को कलर करना। अब देखें, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, बिल्कुल ही रूखा सूखा सा। इसको मैं बड़ा करूँ, ये देखें, ये इसको मैं यहाँ से इसका मार्जिन कम किया था, बढ़ा देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, देखने में बिल्कुल सर दर्द कर रहा है। अभी मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। फॉर्मेटिंग आपको, इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद इसको जो है जी मैंने ब्लू कलर दे दिया। ब्लू करने के बाद मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया। साइज़ बड़ा करने के बाद अब मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए, ये जितनी भी एक्शंस मैं इस पर परफॉर्म कर रहा हूँ ना, ये सारे, ये देखें, ये पता क्या है, ये फॉर्मेटिंग है। ठीक हो गया। तो ये होती है जी जनाब फॉर्मेटिंग, साइज़ को चेंज करना, कलर को चेंज करना। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मेटिंग होती है। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसी होती है, आपने बताना है कि होम बटन पर हमारे पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ से हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे आप खुद भी इससे भी अगर बताना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, मैंने आप लोगों को करके बता दिया। वरना आपकी बुक क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, पेज नंबर 17 पर आपकी बुक क्या कह रही है वो मैं आपको बताता हूँ। बाहर बच्चे भी बहुत शोर कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, पैराग्राफ एंड पेज। देखें जी, सारी ऑप्शन जो चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को करके बताई, आप लोगों ने बताना है जी। यहाँ से आप पेज का टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा करेंगे, यहाँ से आप टेक्स्ट का स्टाइल छोटा बड़ा करेंगे, यहाँ से बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, पेज का कलर चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ से लेकर ना, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट यहाँ से लेकर, तो ये आपने घबराना नहीं है। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी ऐसी होगी, आप लोगों ने पूरा, मैंने अभी आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करके बताई है। अच्छा, इसके अलावा ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ना, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि ये समझ आ जाए आप लोगों को। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका पैराग्राफ जो है वो लेफ़्ट टू राइट, इंग्लिश में लेफ़्ट टू राइट शुरू हो, तो यहाँ से होगा। आप चाहते हैं जी हमारा पैराग्राफ मिड से स्टार्ट हो, तो ये बटन करेंगे। ये देखें, सारी चीज़ें जैसे पोएम्स मिड से स्टार्ट होती हैं। अगर आप लोग उर्दू लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे। जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ कि अरसलान आपका क्या हाल है। अब ये ना कहिएगा अलिफ पे मद नहीं थी, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। जब आप लोग उर्दू लिखेंगे तो आप लोगों ने राइट टू लेफ़्ट लिखना होगा। ठीक है जी, ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई ये होता है कि आप ये देखें, कोई लाइन जहाँ पर ख़त्म हो रही है, कोई इधर ख़त्म हो रही है, कोई पीछे ख़त्म हो रही है, तो जस्टिफाई करने से ये होगा कि आपकी सारी लाइंस जो है ना वो एक सीक्वेंस में होंगी। ये देखें, मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, ये देखें दोनों साइड से बराबर हो गया। ठीक है जी, ये इंडेंट होता है, इंडेंट बस काफ़ी है। आप ये चीज़ें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में आप लोगों ने इसको देख लेना है। अलाइनमेंट, लेफ़्ट, राइट और मिडल और जस्टिफिकेशन, ये चीज़ें देख लीजिएगा। बुक क्या कहती है, बुक को भी देख लेते हैं। अब बुक आप लोगों को ये चीज़ें बता रही है
कि आप लोगों ने जी बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे छोटा बड़ा करना है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आप लोगों ने इसको देख लेना है, जितना याद कर सकते हैं, जितना लिखेंगे उतना आपका ही फ़ायदा है। अब हम फिर से चलते हैं पेज नंबर 60 पर। तो यहाँ से जी आपका आगे क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब हाउ फंक्शन आर यूज्ड इन एक्सेल विद एग्जांपल 41 पेज पर जी इसका आंसर है, वो मैं आपको बताता हूँ। वर्किंग विद फंक्शंस एंड फार्मूलाज। देखें फंक्शंस एंड फार्मूलाज क्या होते हैं। वर्किंग फंक्शंस आर बिल्ट इन फार्मूला इन एक्सेल डैट अलाउ यूज़र टू इजीली परफॉर्म कॉमन कैलकुलेशन ऑन डाटा। टेक्स्ट आप पढ़ लें, एक मैं आपको करके बता देता हूँ। फंक्शन कैन बी इंटर्ड इन अ वर्कशीट यूजिंग कीबोर्ड, इंसर्ट फंक्शन, कमांड और ऑटोसम टॉप डाउन मेन्यू यूजिंग कीबोर्ड टू फाइंड एवरेज। अब ये एग्जांपल बता रहा है, फंक्शंस की ये डेफिनेशन होगी कि अब ये एवरेज निकालना बता रहा है। कैसे एवरेज निकालना बता रहा है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए मेरे पास ये लिखा हुआ है 44, थोड़ा बड़ा कर लूँ, चलिए बड़ा करते हैं जनाब, इसको 44 है, अच्छा 79 है और जो है 63 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इज़ इक्वल। एक्सेल में जब भी आप लोग कोई फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल लगाना ज़रूरी है, वरना आपका फार्मूला नहीं लगेगा। ये इज़ इक्वल लगाया, इसके बाद हम करते हैं AVERAG, एवरेज करेंगे इसकी। ठीक है, हमें एवरेज चाहिए। एवरेज को सिलेक्ट करने के बाद अब ये कह रहा है किसकी चाहिए, तो इन तीनों को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये हमें एवरेज दे रहा है। इस तरीके से जो हमारी फंक्शनल कमांड होती हैं, हमें एवरेज निकाल के दो, हमें सम निकाल के दो, परसेंटेज निकाल के दो, ये आपकी फंक्शनल्स होती हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी बता दिया, बाकी आंसर्स में बता रहा हूँ। यहाँ पर ये एग्जांपल है कि एवरेज कैसे निकाली जा रही है। और इसके बाद नीचे जो है वो एक और एग्जांपल है जी, ये क्या निकाल रहे हैं इस पर, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आप मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो ये आपका दूसरा आंसर है यहाँ तक, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। पहले आपने एवरेज का बताना है, फिर आपने ये दूसरा जो मिनिमम मैक्सिमम ऑटो सम है, ये भी आप लोगों ने, ऑटो सम कैसे होता है ये भी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता देता हूँ। ये देखें, इसके लिए सबसे पहले हमारा इज इक्वल फार्मूला आएगा और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है सम। ठीक है जी, सम लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगाने के बाद ये जितने एरिया को हम प्लस करना चाहते हैं ये प्लस करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इक्वल करेंगे, तो ये हमारा ऑटो सम आ गया। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास डायरेक्ट भी लगता है। ये देखें यहाँ पर ऑटो सम लिखा हुआ है, जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो सारी वर्किंग ये खुद कर देगा। बाकी आप लोगों के बुक में जो लिखा हुआ है आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। मैं जस्ट आप लोगों को जो है ना वे आउट दे रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। इसके बाद जी अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट है ये 60 जी, लास्ट क्वेश्चन है जनाब लॉन्ग का, कि डिस्क्राइब हाउ फार्मूला आर यूज्ड इन एक्सेल विद एग्जांपल्स 42 पेज पे, कि फार्मूले प्लस माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो आए मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव करके दिखाता हूँ, फिर आपको चैप्टर से भी बता देता हूँ। ये हमारे पास एक वैल्यू है 22 और ये है जी 15। सबसे पहले हमने इनको, ये देखें, पहले बुक से भी देख लें, ये यहाँ पर बुक पर ना आपकी बुक में पेज नंबर 42 पर साइंस बने हुए हैं। हाँ, पेज नंबर मेरा 42 है, आप लोगों का जो है वो 104 होगा। ये देखें, ये प्लस का साइन है, ये सब्ट्रैक्ट का साइन है, ये मल्टीप्लाई का है, ये डिवीजन का है, एक्सपोनेंट ये तो इतने यूज़ नहीं होते, लेकिन 4 जो मोस्ट साइन यूज़ होते हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले आपने इन दोनों को प्लस करना है, तो आप इज इक्वल लिखेंगे। इज इक्वल के बाद ये जो 22 नंबर लिखा हुआ है इसका एड्रेस बनता है E19। आप जहाँ पर लिखेंगे E19 को, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस कर दो किसके साथ, अच्छा MS एक्सेल में ना वैल्यूज़ नहीं बताई जाती, एड्रेस बताया जाता है कि इस एड्रेस को इस एड्रेस से प्लस कर दो, माइनस कर दो। अब ये जो दूसरा हमारा 16 लिखा हुआ है इसका एड्रेस बन रहा है F19। हम कह रहे हैं कि E19 को F19 में प्लस कर दो, तो F19 जैसे ही मैं लिख के इंटर करूँगा, ये देखें इसने इन दोनों को प्लस कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अब जो है फिर मैं इन दोनों को नीचे ले आता हूँ। ठीक है V, अब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि E20 को F20 में से माइनस कर दो। कैसे करूँगा बताएं आप लोग। सबसे पहले इक्वल लगाया, शाबाश, उसके बाद इसका एड्रेस क्या बनेगा E20। तो हम इसको कह रहे हैं कि E20 में से
माइनस कर दो। क्या माइनस करेंगे बताएं आप लोग, मुझे कमेंट करके बताएं कि E20 में से क्या माइनस होगा। इस सेल का मुझे एड्रेस आप लोगों ने बताना है F20, ठीक है जी। F20 को माइनस कर दो, तो ये देखें इसने इसको माइनस कर दिया। इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, जस्ट बीच के ये जो साइन हैं वो आप लोगों के साइन चेंज होंगे। मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ आपको। इज इक्वल लगाया, ठीक है। अब आप लोग बताएं ये जो 22 लिखा हुआ है इसका एड्रेस क्या बन रहा है। E21, E21 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, F21 के साथ। तो E21 बीच में हम स्टेरिक का बटन लगाएंगे जिसे मल्टीप्लाई कहते हैं कि E21 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, F21 से। F21 करके एंटर करेंगे, ये देखें इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह डिवाइड का भी हम ऐसे ही करेंगे, दोनों को मैं फिर कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैं आ गया, फिर मैंने इज इक्वल लगाया। अब मैं इसको क्या कमांड दूंगा को E22 को डिवाइड कर दे किस पे, F22 पे। तो E22 डिवाइडेड बाय F22, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आ जाते हैं बुक जो है वो आंसर क्या कह रही है। यहाँ से आपने वर्किंग विद फार्मूला पे आ जाना है। अ फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, इट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर, कंसल्ट एंड सेल एड्रेस, ठीक है जी। ये आपने लिखना है यहाँ पर, ये टेबल एज इट इज़ ये साइन बना दीजिएगा। और नीचे आप लोगों ने इसको ये प्लस माइनस क्या होता है इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेना है। यहाँ तक आप लोगों ने डिफाइन करना है, तो ये आप लोगों का आंसर नंबर 6 हो जाएगा। तो मैं आज का जो चैप्टर नंबर 3 था इसकी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बताई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह मज़े से पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने वीडियो देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।